जानिए भारत की उन टॉप सरकारी नौकरियों के बारे में जहां पैसा, रुतबा और भविष्य की सुरक्षा सब कुछ आपके कदमों में होता है। आपको बता दें कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद इनके वेतन में और इजाफा होने वाला है। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि किस सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। तो आइए इस वीडियो को विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कई सरकारी नौकरियां वेतन और प्रतिष्ठा के मामले में प्राइवेट नौकरी से कहीं आगे हैं। आप किस सरकारी नौकरी में अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो आइए आपको हम बताते हैं। देखिए पहली सरकारी नौकरी के बारे में बता रहे हैं जो भारतीय विदेश सेवा है, मतलब आईएफएस। इसमें गजब की सैलरी और डिप्लोमेटिक लाइफ है। मतलब अगर आपको विदेश घूमने और भारत का प्रतिनिधित्व करने का शौक है तो आईएफएस से बेहतर कुछ नहीं है। इनकी बेसिक सैलरी भले ही आईएएस के बराबर मतलब 56,100 रुपए हो, लेकिन जब इनकी पोस्टिंग विदेश में होती है तो इन्हें फॉरेन अलाउंस मिलता है। इसके बाद इनकी कुल इन हैंड सैलरी 2 लाख से लेकर 3 लाख प्रति महीने तक पहुंच जाती है। साथ ही बेहतरीन बंगला और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जैसी सुविधाएं इसे सबसे रॉयल जॉब बनाती है। अब दूसरी सबसे बेहतरीन नौकरी की तरफ चलते हैं, आईएएस आईपीएस। जब हमारे समाज में बच्चा बड़ा होता है तो उसको सपना दिखाया जाता है कि बेटा आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पीसीएस बनना है। लेकिन आपको बता दें कि यूपीएससी की सबसे चर्चित नौकरियों में से एक आईएएस अधिकारी की शुरुआती बेसिक सैलरी 56,100 रुपए होती है, जो कैबिनेट सचिव के पद पर पहुंचते पहुंचते 2,50,000 तक हो जाती है। सैलरी के अलावा इन्हें मुफ्त घर, गाड़ी, स्टाफ और आजीवन पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनकी कीमत प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों के पैकेज के बराबर है। अब तीसरी जो नौकरी है वो आरबीआई ग्रेड बी है, मतलब आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की। बैंकिंग का किंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड बी अधिकारी का पद सबसे ज्यादा सैलरी फ्रेंडली माना जाता है। इनकी शुरुआती इनहैंड सैलरी लगभग आपको बता दूं 1 लाख रुपए से 1,15,000 के बीच में होती है। इसके अलावा इन्हें मुंबई जैसे महंगे शहरों में रहने के लिए शानदार फ्लैट और बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष भत्ते भी मिलते हैं। आरबीआई ग्रेड बी अफसर बनने के लिए बैंक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अब हम चौथी नौकरी की तरफ चलते हैं, पीएसयू अधिकारी, मतलब इंजीनियर्स के लिए सोने की खान। ओएनजीसी, आईओसीएल और एनटीपीसी जैसी महारत्न कंपनियों में गेट परीक्षा के जरिए आने वाले अधिकारियों का पैकेज जबरदस्त होता है। यहाँ शुरुआती सैलरी ही 60,000 से 1,80,000 के पे स्केल में होती है। इसके अलावा बोनस, माइनिंग अलाउंस और मेडिकल सुविधाएं मिलाकर इनका सालाना पैकेज 15 से 20 लाख रुपए तक आसानी से चला जाता है। अब हम पांचवी नौकरी की तरफ चलते हैं, जो भारतीय रक्षा सेवा है, जहां पर आपको सम्मान भी मिलेगी और सुविधाएं भी मिलेगी। देखिए सेना, नौसेना और वायुसेना में लेफ्टिनेंट या समकक्ष पद पर शुरुआती वेतन 56,100 रुपए होता है, लेकिन इसमें मिलिट्री सर्विस पे और रिस्क अलाउंस जुड़ते ही यह काफी बढ़ जाता है। कैंटीन कार्ड, मुफ्त राशन और उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाएं इस नौकरी को सबसे आकर्षक बनाती है। इस सरकारी नौकरी के लिए देश सेवा का जज्बा होना बहुत जरूरी है। अब एक और नौकरी आपको बताते हैं, वैज्ञानिक, मतलब इसरो और डीआरडीओ। दिमाग और दांत दोनों की कद्र होती है। जहां आपको बता दें इसरो और डीआरडीओ का परिभाषा क्या है मैं आपको बताता हूं। जहां पर दिमाग और दांत दोनों की कद्र हो उसे वैज्ञानिक कहते हैं, और उस संस्था को इसरो और डीआरडीओ कहते हैं। देखिए भारत के अंतरिक्ष और रक्षा मिशनों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों की सैलरी
पद के साथ तेजी से बढ़ती है। एक सीनियर साइंटिस्ट की सैलरी 2 लाख तक हो सकती है। इन्हें रिसर्च इंसेंटिव और आवास की बेहतरीन सुविधाएं दी जाती हैं। तो दोस्तों ये थी टॉप मोस्ट सरकारी कंपनियां, मतलब सरकारी नौकरियां, जहां पर प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा इन्हें वेतन मिलता है, सुविधाएं मिलती है। दोस्तों अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो आपकी जो डेटा है, मतलब अगर आपने पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है तो आपका निजी डेटा, मतलब निजी जानकारी कहाँ जा रही है, आपका जो डेटा जा रहा है कितना सुरक्षित है, आइए इसको हम जानते हैं और इस खबर को हम डिकोड करते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करता है तो वह सिर्फ अपनी आय की जानकारी नहीं देता। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ उसकी पहचान, खर्च करने की आदतें, मोबाइल नंबर और कई बार डिजिटल व्यवहार तक उजागर हो जाता है। कई ऐप्स फोन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी भी इकट्ठा कर लेते हैं। अधिकतर लोग इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यहीं से डेटा की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगते हैं। आपने आवेदन कहाँ किया, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बैंक या जानी मानी एनबीएफसी से लोन लेना और किसी अनजान ऐप से अप्लाई करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बैंक और रजिस्टर्ड वित्तीय संस्थान आरबीआई के दायरे में आते हैं। उन पर ऑडिट, नियम और जवाबदेही लागू होती है। इसके उलट कई इंस्टेंट लोन ऐप खुद लेंडर नहीं होते, बल्कि बिचौलिए की तरह काम करते हैं। ऐसे मामलों में आपकी जानकारी कई कंपनियों के बीच घूम सकती है, जिसका दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि जब आप इंस्टेंट लोन लेते हैं तो आपके फोन में आएगा अलाउ 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 अलाउ, तो आप सोचते हैं सब कुछ अलाउ कर दें, लेकिन आपको वहीं पर डिनाई भी करना होता है। उसमें आपको दिया रहता है कि फोटो, मतलब आपकी गैलरी को अलाउ कर दें, आप अलाउ कर देते हो, कॉन्टेक्ट लिस्ट आप अलाउ कर देते हो। आप यही गलती करते हो, आपको यहीं पर रुकना है। आपको जब कॉन्टेक्ट लिस्ट, गैलरी, इन सब की बात आए तो आपको वहां पे डिनाई करना है। देखिए, कई लोन ऐप फोन के कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग, फोटो और लोकेशन तक की अनुमति मांगते हैं, जबकि क्रेडिट जांच के लिए इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। पहले ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां किस्त चुकने पर उधारकर्ता के रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल किए गए। भले ही नियम सख्त हुए हैं, लेकिन यह खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जरूरत से ज्यादा परमिशन मांगना सुविधा नहीं, बल्कि खतरे का संकेत है। कई ऐप तो जब आपको लोन देते हैं तो वीडियो बनवा लेते हैं, तो आपको इनसे सावधान रहना होगा। देखिए, अब जब आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो क्या डेटा मिट जाता है, ये जानकारी, ये बात बहुत सारे लोग पूछते हैं। एक दूसरे से मैं देखता हूँ एआई पे पूछते हैं, जगह जगह पूछते हैं, क्या लोन तो रिजेक्ट हो गया, क्या डेटा मिट गया होगा। देखिए, अधिकतर लोग मानते हैं कि अगर लोन मंजूर नहीं हुआ तो उनका डेटा अपने आप खत्म हो जाएगा। हकीकत इससे अलग है। कई प्लेटफॉर्म्स सालों तक आपके डॉक्यूमेंट्स और जानकारी को स्टोर करके रखते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी में एनालिसिस, बिजनेस जरूरत या पार्टनर शेयरिंग जैसे शब्दों के जरिए इसकी इजाजत ली जाती है। फिर से सुनिए, प्राइवेसी पॉलिसी में एनालिसिस, बिजनेस जरूरत या पार्टनर शेयरिंग जैसे शब्दों के जरिए इसकी इजाजत ली जाती है। नतीजा यह होता है, एक बार आवेदन करने के बाद लंबे समय तक कॉल और मैसेज आने लगते हैं। अगर आपके पास, आपने कभी 1 साल पहले किसी बैंक में या किसी ऐप पर आवेदन किया है, अगर आपके पास अब तक फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका डेटा कहीं और काम कर रहा है। देखिए, लोग अलाउ डिनाई करते कैसे हैं। देखिए, पैसों की जल्दी बनाती है सबसे बड़ा खतरा। डेटा का दुरुपयोग सबसे ज्यादा तब होता है जब व्यक्ति पैसों की तंगी में होता है। ध्यान देना इस बात को। डेटा का दुरुपयोग सबसे ज्यादा तब होता है जब व्यक्ति पैसों की तंगी में होता है। तुरंत लोन, बिना सवाल और फटाफट मंजूरी जैसे वादे को लोगों को सावधानी छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे समय में शर्तें पढ़े बिना लोग अनुमति दे देते हैं। यही जल्दबाजी
बाद में मानसिक तनाव और प्राइवेसी के नुकसान का कारण बनती है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन लोन से पूरी तरह दूर रहने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक समझदारी रखनी है अपने अंदर। हमेशा बैंक या भरोसेमंद NBFC को प्राथमिकता दें। ऐसी ऐप से बचें जो गारंटी देकर लोन देने की बात करें या दबाव बनाएं। कॉन्टैक्ट्स या फाइल एक्सेस मांगने वाली ऐप से पूरी तरीके से आपको दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि थोड़ी सी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लेना भी आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने लोन लिया और लोन को जमा नहीं किया, या उनके अकाउंट्स में एकाएक पैसे आ गए और उस पैसे को 3,000 रुपए आए और 3,000 रुपए को 5,000 रुपए के रूप में मांगा जा रहा है। जब वह व्यक्ति नहीं देता तो उसकी फोटो इस तरीके से बनाई जाती है कि आप देख नहीं सकते, और उसके फैमिली के लोगों के पास, रिश्तेदारों के पास, उसके दोस्तों के पास, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स के पास, उसके जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लोग जुड़े होते हैं उनके पास वो फोटो भेजी जाती है। क्यों भेजी जाती है? क्योंकि आप क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट्स या फाइल एक्सेस मांगने पर आप उसको दे देते हैं। लेकिन आपको इन सब से सावधान रहना है, आपको हर जगह अलाउ नहीं करना है, आपको डिनाई भी करना है। देखिए, अगर आपको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जान पहचान वालों को मैसेज भेजे जा रहे हैं या लगातार परेशान किया जा रहा है, तो सबूत जरूर संभालें। ऐप की परमिशन तुरंत हटाएं, ऐप अनइंस्टॉल करें और लेंडर से लिखित शिकायत दर्ज करें। जरूरत पड़ने पर नियामक संस्थाओं में भी शिकायत की जा सकती है। ऑनलाइन लोन खुद खतरा नहीं है, असली खतरा है बिना सोचे समझे भरोसा करना। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही।